दोस्तों, पाकिस्तान की इकोनॉमी आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से सिर्फ दो रास्ते दिखते हैं, या तो बेल आउट या तो टोटल कोलैप्स। आज के टाइम में पाकिस्तान के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स सिर्फ 3 से 4 बिलियन डॉलर्स के आसपास बचे हैं, जो सिर्फ 2 महीने के इंपोर्ट्स को कवर करने के लिए काफी है। सोचिए, एक पूरी कंट्री के पास इतना कम पैसा है कि अगर कल से इंपोर्ट बंद हो जाए तो सिर्फ 2 महीने में इकोनॉमी घुटने टेक जाएगी। इस वक्त पाकिस्तान हर दिन एक्सटर्नल बोरोइंग के भरोसे चल रहा है। चाइना, सऊदी अरेबिया और IMF से बार बार लोन लेना पड़ रहा है, लेकिन रीपेमेंट करने के लिए भी पैसा नहीं है। रिजर्व बैंक को पाकिस्तान ने इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, लेकिन इसका सीधा नुकसान वहाँ के बिजनेस और आम आदमी को हो रहा है। कार फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, मोबाइल फोन असेंबली रुक गई है और एसेंशियल आइटम्स की कमी बढ़ती जा रही है। एक वक्त था जब पाकिस्तान को साउथ एशिया का स्ट्रेटेजिक हब माना जाता था, लेकिन आज उसी कंट्री की इकोनॉमी इमरजेंसी मोड में चल रही है। इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसीज ने पाकिस्तान का क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड कर दिया है, जो दिखाता है कि दुनिया का भरोसा भी अब इस देश की इकोनॉमी से उठता जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल फेलियर है या फिर कोई और गहरी समस्या जिसे समझना जरूरी है? दोस्तों, पाकिस्तान की इकोनॉमी के दो सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं: गिरता हुआ रुपया और आसमान छूती महंगाई। 2023 से लेकर 2024 तक पाकिस्तानी रुपए ने लगभग 30 से 40% तक की गिरावट देखी है। एक वक्त था जब एक USD 160 पाकिस्तानी रुपए के बराबर था, लेकिन आज ये 280 के पार निकल गया है। इसका मतलब है कि जो चीज पहले 100 रुपए की मिलती थी, अब उसके लिए 170 से 180 रुपए देने पड़ रहे हैं। करेंसी के क्रैश होने का सीधा असर पड़ता है इंपोर्टेड गुड्स पर। पाकिस्तान ज्यादातर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मशीनरी और फूड आइटम्स इंपोर्ट करता है। जब रुपया वीक होता है तो इन सब का कॉस्ट बढ़ जाता है, जिसका बर्डन सीधा पब्लिक पर आता है। और बात यही खत्म नहीं होती। पाकिस्तान में ऑफिशियल इन्फ्लेशन रेट अब 30% के आसपास है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी और भी ज्यादा खौफनाक है। आटा, चावल, दाल जैसी बेसिक चीजें 2 से 3 गुना महंगी हो चुकी हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमत हर महीने नए रिकॉर्ड तोड़ रही है। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स लोगों की सैलरी से ज्यादा हो गई है। अब सोचिए, जब एक मिडिल क्लास परिवार का खर्चा डबल हो जाए और इनकम वही की वही रहे, तो उनके लिए जिंदा रहना कितना मुश्किल हो जाता है। इस इकोनॉमिक स्ट्रेस ने सिर्फ जेब ही नहीं, बल्कि लोगों के मेंटल हेल्थ को भी इफेक्ट किया है। डिप्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और क्राइम रेट में भी जबरदस्त जंप आया है। ये कोई नॉर्मल इकोनॉमिक स्लोडाउन नहीं है, ये एक फाइनेंशियल इमरजेंसी है। जब एक देश की इकोनॉमी कोलैप्स के एज पर होती है, तो आखिरी सहारा बनता है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और पाकिस्तान ने भी इसी सहारे पर भरोसा किया। 2023 के एंड तक पाकिस्तान डिफॉल्ट के बिल्कुल करीब था, लेकिन फिर हुआ एक लास्ट मिनट IMF बेल आउट। लगभग $3 बिलियन का इमरजेंसी पैकेज दिया गया, जिससे तुरंत डिफॉल्ट तो टल गया। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये रिलीफ है या एक ट्रैप? IMF से पैसा मिलता है, लेकिन साथ ही आते हैं कड़ी शर्तें। पाकिस्तान को अपने फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी पर दिए जा रहे सब्सिडीज हटाने पड़े, टैक्स सिस्टम को स्ट्रिक्ट बनाना पड़ा। इसका मतलब पेट्रोल और बिजली और महंगी और आम आदमी की जेब और हल्की हो गई। सरकार ने नए टैक्सेस लगाए, इंपोर्ट्स और लग्जरीज पर ड्यूटीज बढ़ाई और पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स किया। लेकिन इस IMF फॉर्मूला का एक नुकसान ये भी हुआ कि लोगों का दर्द और बढ़ गया। जो पैसा आया उससे रिजर्व्स तो बच गए, लेकिन ग्राउंड लेवल पर न बिजनेस रिवाइव हुआ, न जॉब्स वापस आई। क्रिटिक्स कहते हैं कि IMF की ये दवाई शॉर्ट टर्म में डिफॉल्ट तो रोकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक कंट्री को इकोनॉमिक स्लेवरी में डाल देती है। और पाकिस्तान पहले भी IMF के चक्कर में 20 बार जा चुका है। हर बार पैसा मिलता है, लेकिन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता। जब इकोनॉमी गिरती है तो सबसे पहला झटका लगता है आम आदमी को। और पाकिस्तान में आज हर एक घर, हर एक बाजार और हर एक रोटी के टुकड़े में इकोनॉमिक क्राइसिस की मार दिख रही है। सब्जी, दाल, आटा जो पहले रोज का रूटीन था, वो अब लग्जरी बन गया है। आज पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 300 PKR पर लीटर से ज्यादा हो चुकी है। बिजली के बिल इतने बढ़ गए हैं कि लोग बिल्स भरने के लिए लोन्स लेने पर मजबूर हो गए हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए रात में फैन और लाइट बंद करके सोते हैं। इसके अलावा लोड शेडिंग वापस जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। 8 से 10 घंटे तक बिजली का गायब हो जाना आम बात है। स्कूल्स बंद हो रहे हैं, छोटी फैक्ट्रीज चल नहीं पा रही और हर कोने में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। जो लोग दिन भर मेहनत करके अपने परिवार को 2 वक्त का खाना देते थे,
आज वो राशन और चैरिटी लाइंस में लगने पर मजबूर है। और ये सब सिर्फ किसी रिमोट एरिया में नहीं हो रहा, कराची और लाहौर जैसे बड़े शहरों में भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। ये एक डेली स्ट्रगल बन चुका है, जिंदा रहने का संघर्ष। दोस्तों, जब एक देश की इकोनॉमी गिरती है तो सिर्फ मार्केट ही नहीं, लोगों का सब्र भी टूटने लगता है। आज पाकिस्तान के हर कोने में नाराजगी और निराशा का माहौल है। पब्लिक बसेस में झगड़े हो रहे हैं, राशन लाइंस में लोग एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं और सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है, ये सब कब तक चलेगा? लोगों का गुस्सा सिर्फ महंगाई पर नहीं है, बल्कि उन राजनेताओं पर भी है जिन्होंने देश को इस दौर तक ला दिया। करप्शन, मिसमैनेजमेंट और बार बार की फेल्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज ने जनता का भरोसा हिला दिया है। यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मजदूर सड़कों पर आ गए हैं और हर शहर में साइलेंट रेज पल रहा है जो कभी भी एक वायलेंट ब्लास्ट में बदल सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को दोष दे रही हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कोई कंक्रीट सॉल्यूशन नहीं दिख रहा। आर्मी का इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल डिसीजन में बढ़ता जा रहा है, जिससे डेमोक्रेसी पर भी सवाल उठ रहे हैं। IMF के रिफॉर्म्स ने पब्लिक सब्सिडीज हटा दी, जिसका रिजल्ट ये है कि लोग सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं, सिस्टम को ही करप्ट कहने लगे हैं। अगर ये गुस्सा किसी भी दिन कंट्रोल से बाहर हो गया तो सिविल अनरेस्ट या रायट्स जैसी सिचुएशन भी बन सकती है। लेकिन असली सवाल ये है, ये सब का जड़ क्या है? दोस्तों, पाकिस्तान की आज की इकोनॉमिक क्राइसिस कोई एक दिन में नहीं आई है, ये सदियों से चले आ रहे गलत इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स का नतीजा है। सबसे पहला इशू है टैक्स बेस का नैरो होना। सिर्फ 1 से 2% लोग टैक्स देते हैं और सिस्टम इतना करप्ट है कि जो पैसा आता है वो भी गलत जगह चला जाता है। दूसरा इशू है इंपोर्ट डिपेंडेंसी। हर चीज बाहर से आती है, पेट्रोल से लेकर दवाई तक, लेकिन एक्सपोर्ट्स काफी नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कमजोर है और लोकल प्रोडक्शन स्टेगनेंट है। तीसरा मेजर फ्लॉ है पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी। हर नई सरकार पुरानी पॉलिसीज को बदल देती है, इन्वेस्टर्स को भरोसा नहीं होता और इकोनॉमी और ज्यादा अनस्टेबल हो जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अधूरे छूट जाते हैं और प्लानिंग लॉन्ग टर्म के बजाय इलेक्शन बेस्ड होती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गवर्नेंस और करप्शन। जब लीडर्स अपना ही बेनिफिट सोचें तो देश का भला कैसे हो? ये क्राइसिस सिर्फ एक इकोनॉमिक एक्सीडेंट नहीं है, ये सिस्टम फेलियर है।